तो हम यहाँ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहली बात है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो वजह से हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो वजह से हो सकता है। एक वजह है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम एंड सब्सटीट्यूएंट ग्रुप। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और सब्सटीट्यूएंट ग्रुप इन ग्राउंड स्टेट। मतलब कि हमारा एटम ऐसे ही पड़ा है, मतलब हमारा एक मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़ा है, उस मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम है या कोई सब्सटीट्यूएंट है, सब्सटीट्यूएंट मतलब आप क्लोरीन समझ सकते हैं, कोई नाइट्रोजन या कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उस हमारे चेन में, उनके कारण ही इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डिस्प्लेस हो जा रहे हैं नेचुरल हमारे ग्राउंड स्टेट में। उनमें कोई चार्ज नहीं है। तो इस हाल में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। ये हमेशा ही रहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है, उनके आसपास कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल एटम्स है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़ा है, उनमें आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में ऐसे ऐसे एटम्स है, ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कि वो खुद ही इस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करते थे। तो उसे हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। तो इस परमानेंट इफेक्ट का एग्जाम्पल है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, एक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ये सारे परमानेंट है। ये ग्राउंड स्टेट में ही एक मॉलिक्यूल रखा है, उस मॉलिक्यूल में एटम्स या सब्सटीट्यूएंट ग्रुप के कारण ही ये सारे कुछ हमें देखने को मिलता है, और ये हर समय मिलता है, इसलिए इनका नाम परमानेंट है। ये एक मॉलिक्यूल में परमानेंटली ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे ही हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। और दूसरा क्या कारण हो सकता है, ये कारण है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कि अगर कोई मॉलिक्यूल के पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आ गया तो इस अटैकिंग रिएजेंट के रिस्पॉन्स में वो उस मॉलिक्यूल के भीतर इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने जगह को चेंज कर रहे, डिस्प्लेसमेंट ला रहे अपने अपने अंदर, अरेंजमेंट ऐसा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक अटैकिंग रिएजेंट उनके नज़दीक आ गया है। जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट इस मॉलिक्यूल से अलग चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, फिर से ये इफेक्ट, इनके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट थे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, तब ये डिस्प्लेसमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम टेम्पोररी इफेक्ट कहते हैं। तो दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट चले जाएंगे, यहाँ लिख देते प्लस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन एज reagent इज रिमूव्ड। जैसे ही रिएजेंट हट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, इसलिए इनका नाम है टेम्पोररी इफेक्ट।
इनका एग्जाम्पल क्या है, इस टेम्पोररी इफेक्ट का एग्जाम्पल है एक ही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके भी पहले, इंडक्टिव इफेक्ट के पहले थोड़े हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? तो ये है टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं एक कार्बन और एक क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका टेंडेंसी है कि ये जो बॉन्ड में जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको ये अपने तरफ खींच लेंगे, थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे। तो ऐसी टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों में जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेंगे। तो कंपेयर टू कार्बन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाने के कारण, और क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये स्लाइट नेगेटिव और पॉजिटिव को हम डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं। और क्या जानते हैं कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल एक ड्रॉ करते हैं छोटा सा, ऐसे हमें पता है ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर जाते हैं और पीरियड में ऐसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। मैंने इसे ऐसे ही याद रखा है, नीचे से ऐसे और ऐसे, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ग्रुप में कैसे, फ्रॉम बॉटम टू अप या टॉप, और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। कार्बन तो हमें पता है ये 13 है, ये 14 है, तो कार्बन 14 में आता है और क्लोरीन 17th ग्रुप में आता है। क्लोरीन यहाँ पर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरीन कार्बन, इसलिए ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर रखते हैं। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन में देखूँ तो हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन एटम कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब कि जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये कैसे हुआ, कार्बन कार्बन है उनमें भी अब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे। तो आप ये देखिए कि हमारा sp क्या है, हमारा sp2 क्या है और sp3 क्या है। sp बना है, sp 2 ऑर्बिटल से बना है, एक s ऑर्बिटल से और एक p ऑर्बिटल से। ये sp2 3 ऑर्बिटल से बना है, एक s और 2 p, और ये sp3 4 ऑर्बिटल से बना है, एक s और 3 p। ओके, तो इसमें कितना परसेंट एस कैरेक्टर है, इनमें 50% एस कैरेक्टर है, और पी कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर भी 50% है, दोनों 50-50 है, मिलाकर ये बना है। अगर इनकी बात करें तो इनमें एस कैरेक्टर कितना है 33% और पी कैरेक्टर कितना है 66%। और इनकी बात करें तो इनमें एस कैरेक्टर है 25% और पी कैरेक्टर कितना है 75%। ऐसे ही तो ये बने हैं, ठीक है। अब देखिए एस क्या होता है, एस ऑर्बिटल ऐसा सर्कुलर होता है और हमारे न्यूक्लियस जो सेंटर में है उनके बिल्कुल नज़दीक रहता है, पूरे 360 डिग्री इंक्लोज करके। पी ऑर्बिटल लेकिन ऐसा नहीं होता, पी ऑर्बिटल थोड़ा इस शेप में रहता है, ऊपर और नीचे डम्बल शेप बनाकर हमारे न्यूक्लियस से। तो अगर ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है तो ये पी ऑर्बिटल है ऊपर नीचे, और ये सर्कल टाइप का है हमारा एस ऑर्बिटल। देखकर ही समझ आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे पी ऑर्बिटल में होंगे वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे। ओके,
तो जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है और वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? क्या वो इलेक्ट्रॉन हमारा ये कार्बन एटॉम क्या उस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा। उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगाकर उसे पकड़ के रखेगा अपने पास, है ना। तो टेंडेंसी ऑफ अट्रैकिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ ज़्यादा है इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब हमारे कार्बन एटॉम के जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वहाँ पर s कैरेक्टर 50% है, p कैरेक्टर 50% है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा s कैरेक्टर है कंपेयर टू इनका। इसके मतलब कि इस टाइप के कार्बन में जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा हमारे कार्बन की तरफ, हम कार्बन एटम्स की तरफ इस टाइप के कार्बन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे कार्बन एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, जल्दी से कार्बन एटम से दूर नहीं जाना चाहेंगे। तो हमारा अगर ये कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस से इनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस कम है। ओके, इन केस में इनके न्यूक्लियस से इनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इनमें और भी ज़्यादा है क्योंकि इनमें s कैरेक्टर ऑफ सिर्फ 25% बचा है, p कैरेक्टर 75% है। इसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स इनके एटम से या इनके न्यूक्लियस से हो सकता है आसानी से दूर चले जाए, लेकिन ये तो नहीं छोड़ने वाले, इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू इस कार्बन और इस कार्बन से ज़्यादा होता है। इतनी बात हमें समझ आए? ओके। और अगर शेप की बात करूँ तो आपको पता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कैसा शेप होगा, ऐसा। ये सेंटर में हमारा कार्बन है, ये कौन सा शेप है, ये लीनियर शेप है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का कार्बन का ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ही प्लेन पे 3 लीफ है ऐसे, ये 3 ऑर्बिटल इनमें है, इनमें 2 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि ये s और p से मिलकर बना है, ये spp से मिलकर बना है, तो ऐसा ये शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन पे ही 3 ट्राइंगल मतलब ट्रायंगुलर शेप के ऐसे लिप्स है। और एक है ये sp3, इनमें एक s और 4 p है, ये मिलाकर बनाते हैं टेट्राहेड्रल। जैसे कि 4 लेग हो, 3 लेग हो, एक ट्राईपॉड के 3 लेग है समझिए, और एक ये हेड है इनका, ये ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड होता है ना, उनका 3 लेग है, ये समझिए 120 डिग्री अपार्ट, और ये उनका हेड है, सिर है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रॉन, हेड्रॉन सॉरी, RON, टेट्राहेड्रॉन शेप। ओके, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनकी थोड़ा कम है, उनकी सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि इनमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। और s कैरेक्टर का काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी s कैरेक्टर वाले मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉम में ज़्यादा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूँ तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp3। इनके लिए एक एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हैं कि इन केस हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है कि H सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और H। इस केस में अगर हमसे पूछे कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो ये हमें पता है ये वाले कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन नंबर 1, इसे नाम दे देता हूँ 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो कार्बन नंबर 1 sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इनमें क्या ट्रिपल बॉन्ड एक साइड और एक साइड, मतलब ये कितने एटम के साथ जुड़े हैं, ये कार्बन 1 एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। 2 ही इनमें ऑर्बिटल है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये भी sp। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, ये 1, 2 और 3, 3 चीज़ों से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा sp2 क्योंकि sp2 में कितने हैं 1, 2, 3 ऑर्बिटल है। और ये वाले कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये भी है sp2। तो ये हो गए हमारे हाइब्रिडाइजेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो हमारा 1 और 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है और 3 और 4 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, लेकिन इन कंपेयर टू
sp2 का sp का हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज़्यादा है। सिमिलरली हमारा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, लेकिन 2 और 3 के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन नंबर 2 अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसा एक डाइपोल मोमेंट यहाँ हमें देखने को मिलेगा ऐसा। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, मतलब ये कार्बन हमारा स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और ये कार्बन हमारा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कार्बन हमारा स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन हमारा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई। अब इसी कार्बन में ये जो इफेक्ट आया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो चुका, ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 स्लाइटली नेगेटिव भी हो चुका, ये कार्बन नंबर 1 स्लाइटली पॉजिटिव भी हो चुका। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव ये सब जो भी हुआ है कोई भी अटैकिंग रिएजेंट के आने की वजह से हुआ है कि कार्बन की ये पूरे चेन के इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा था, इनमें ऐसे ऐसे चीज़ें लगे थी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट खुद हो गया? तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इनमें खुद हो गया बिकॉज ऑफ द एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट जो जो इनमें थे इनके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट खुद हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंटली यहाँ पे अवेलेबल है। और इस टाइप के इफेक्ट को ही हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इससे डिस्प्लेस हो गए, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये इस पूरे एलिमेंट में मतलब मॉलिक्यूल में अगर मैं ये कार्बन नंबर 3 की बात करूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं इस कार्बन नंबर 3 को एज अ इलेक्ट्रोफाइल समझ सकता हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का क्या काम होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ा कमी होती है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारा कार्बन नंबर 3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का जैसा काम कर रहा है। और वहीं पर कार्बन नंबर 2 हमने पहले ही पढ़ा था, कार्बन नंबर 2 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है। वेरी गुड, इतना समझ आया। तो अगर बाहर से कोई, अब मैं सोचता हूँ कि अगर बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है जो मैं मानता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट बाहर से, ठीक है, तो वो आकर इस सेंटर में कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आकर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अटैकिंग, तो जो बाहर से अटैक करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। वहीं अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो ई प्लस होगा, वो कहाँ पर अटैक करेगा? वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट में अटैक करेगा। तो उसके लिए लिख सकते हैं कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। ये हमें समझ आया, इतनी सी बात। अब हम फर्दर पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट इन डिटेल।
तो ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन, दैट इट इज़ द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के बीच में बने हैं उन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो सीधी सी बात है, जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उस दो एटम्स के बीच में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस साइड शिफ्ट करेंगे जिस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, और तब हमारा बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया कि जैसे एक बनाता हूँ मैं CH3 CH2 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 Cl। अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पर ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन नंबर 4 ले लेता हूँ, ये 3 ये 2 ये 1 और ये तो ये है। अब हमारा ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 4 चीज़ों से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ये भी 4 चीज़ों से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और दोनों साइड के 1 कार्बन, 4। तो ये भी sp3। ये भी 4 चीज़ों से जुड़ा है, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन खुद, तो sp3। और ये भी 4 चीज़ों से जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है ये कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से और ये क्लोरीन से, तो ये भी हो गए sp3। तो ये सारे तो सेम हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन और कार्बन के जो बॉन्ड है उनके बीच में ये बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है ऑब्वियसली, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। ओके, शिफ्ट को कैसे दिखाते हैं हम? शिफ्ट को हम दिखाते हैं एक ये सिग्मा बॉन्ड है, और शिफ्ट को हम दिखाते हैं एक डाइपोल मोमेंट से, ऐसे थोड़ा ये इधर ऐसे होगा शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव, तो इनमें एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है डेल माइनस, और इनमें एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है डेल प्लस। अब आगे बातें और भी है कि अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है ये वाला, और ये कार्बन नंबर 1 अब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, या ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कह सकते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर एक डाइपोल मूवमेंट आएगा, ऐसा कि इस साइड पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहे हैं अपने पास, तो इनके पास फिर से थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही है और वो प्लस डेल डेल हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि अगर क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है तो इस कार्बन से तो खींचा, अब ये कार्बन थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये यहाँ से खींचेगा, ये कार्बन और थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ये भी यहाँ से खींचेगा, फिर ये कार्बन और भी थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज है, ये भी खींचेगा। मतलब कि यहाँ का इफेक्ट धीरे 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 यहाँ जा रहा है और कम भी होता जा रहा है। ये जो हमारा डेल माइनस है डेल प्लस है इक्वल है, लेकिन डेल प्लस और डेल डेल प्लस में ये ज़्यादा छोटा है। फिर यहाँ पर और क्या इफेक्ट आएगा, ऐसे ही फिर से ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा प्लस डेल डेल डेल, 3 डेल, और यहाँ पर इफेक्ट जो है वो प्राय 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, ऑलमोस्ट 0 ऐसे। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर एक बात समझ आ रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे काम कर रहा है कि ये पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले रहा है, इनमें माइनस डेल, इसमें प्लस डेल, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने तरफ, तो ये थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है कंपेयर टू ये ज़्यादा, ये कम पॉजिटिव, ये ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे चला गया इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में ये कम पॉजिटिव, ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके बाद यहाँ पे इफेक्ट इनका बिल्कुल कम हो गया है, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इफेक्ट कब कम होते हैं, आफ्टर 3 बॉन्ड्स, तो 3 बॉन्ड के बाद ये 1 ये 2 ये 3, 4th बॉन्ड में इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी, और क्या समझा कि हमारा डेल ये पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल से इक्वल है, और
ये बड़ा है कंपेयर टू डेल डेल, और ये भी बड़ा है कंपेयर टू प्लस डेल डेल डेल। ओके, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन से बॉन्ड में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, यहाँ तो हुए नहीं लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटॉम्स के बीच में हो जिनमें जिनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये इनके थोड़ी लिटरेचर है जो मैंने लिखा है। बेसिकली यही बातें यहाँ हो रही है कि एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा एटॉम्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। और ये सब के कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी टू एटॉम जिनके बीच बॉन्ड बन रहा है। और हम ये पूरे चीज़ों को अब एक दूसरे नज़रिए से समझते हैं। यहाँ पर क्या है हुआ कि हमारा ये चेन है और इस चेन के साथ एक Cl या एक ग्रुप कह सकता हूँ जो अटैच हुआ है। और इस ग्रुप का काम क्या था, इस पूरे चेन में से देखिए सबको पॉजिटिव कर दिया ना इन्होंने, तो इस पूरे चेन में से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लिया है। ओके, ये पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। तो इनका काम था इस चेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ओके, तो ये क्या कर रहे थे, चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे थे। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इनका काम है चेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। लेकिन ऐसी हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कोई ग्रुप हो जो चेन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। ऐसा भी कोई ग्रुप आ सकता है यहाँ पर जो चेन में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे इस चेन में। तो इस बेसिस पे हमारे दो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमें मिलता है, या कह सकते हैं कि दो टाइप ऑफ ग्रुप्स है, जो एक ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, एक ग्रुप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। अब ये प्लस और माइनस कैसे आ रहा है, ये बहुत इजी है, अभी देखते हैं। तो ये रहा बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये पूरे चेन में ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट की एबिलिटी पे कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है चेन से, हमारे पास दो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये हमारा Cl है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इन्होंने क्या किया, इस पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। बहुत ईजी है याद रखना कि इस पूरे ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन को कम कर दे रहा है, खींचकर अपने तरफ ले जा रहा है। तो इस चेन के रेस्पेक्ट से देखना है, चेन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जा रही है, तो ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिनके लगने के जिस ग्रुप के कारण हमारे चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, चेन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चेन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट हुआ, जिस ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट किया है इस चेन के ऊपर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स है कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यहाँ नाइट्रो साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड COR मतलब ईस्टर, एल्कोहल OH, CHO एल्डिहाइड और NH2 मतलब एमाइन, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सारे ग्रुप अगर यहाँ पर लगे हो, कहने का मतलब है ये हमारा कार्बन का चेन है एक बड़ा सा, इस चेन के साथ अब ये एक ग्रुप लगा है। ये ज़रूरी नहीं कि एंड में लगा हो, कहीं भी लगा रह सकता है। ये बीच में भी कहीं इस कार्बन के ऊपर भी तो एक क्लोरीन हो सकता था, यहाँ नहीं होकर कहीं भी होता, लेकिन उनका इफेक्ट क्या है कि इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को उनको पुश करना है, इलेक्ट्रॉन को उनको पुल करना है, बाहर निकालना है चेन से इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो गए। और अगर इनका काम ऐसा है कि ये पूरे चेन में ये कनेक्टेड है कहीं भी, और इनका काम है चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को पंप करना, तो ये हो गए प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। यहाँ पर हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया है सारे माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये चेन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हैं। इनमें कुछ प्रेफरेंस भी है कि किन में ज़्यादा आई इफेक्ट है कंपेयर टू दूसरे के ऑर्डर में, तो इन्हें हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। वो ऐसे है, इसका ये मतलब है
कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी NH3+ में, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद NO2 में है, नाइट्रो में, फिर साइनो में, फिर सल्फोनिक में, एल्डिहाइड में, फिर ये कीटोन है, फिर ये एसिटिक एसिड ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह हमारा एसाइल क्लोरा हैलाइड है, ये हमारा एमाइड है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हैलोजेंस है। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इनकी, तो यहाँ लगा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फिर ये हमारा OH ग्रुप, ये OR है, ईथर। ये हमारा एमाइन ग्रुप यहाँ पर लिखा है हमने, ये फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल मतलब क्या होता है, ये देखिए C6H6 होता तो ये हमारा बेंजीन रिंग होता है, ऐसा पूरा फुल बेंजीन रिंग। लेकिन इस बेंजीन रिंग में क्या है हमें ये पता है, हम दिखाते नहीं है लेकिन हमें पता है कि हर जगह H लगा रहता है। कितने H होंगे तब, 6H होंगे। लेकिन ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर जस्ट LD है, एल्काइल ग्रुप के जैसा, एक H नहीं लगा है यहाँ पर, ये फ्री है। अब ये जाकर किसी के संग अटैच करेंगे तो ये पूरा अगर यहाँ जाकर अटैच हो जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत लो है, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू बाकी की। तो ये हमारा -I इफेक्ट का ऑर्डर। वैसे अब हम +I इफेक्ट के लिए भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो +I इफेक्ट के ग्रुप वाले एग्जांपल्स में है हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं एल्काइल ग्रुप को ऐसे। इन जनरल हम क्या लिखते हैं, एल्केन को लिखते हैं ऐसा CnH2n+2, ये हमारा एल्केन होता है इन जनरल। तो एल्काइल क्या होगा, सब एक H मिसिंग होता है ना, जैसे कि CH4 हमारा एल्केन है, C2H6 हमारा एल्केन है। तो इनका एल्काइल क्या होगा, इनका एल्काइल होगा CH3 एक लेख खाली, फिर ये भी C2H5 एक लेख खाली, ये इनका एल्काइल होता है। वैसे ही एल्काइल ग्रुप के भी ये जो हमारे जनरल ये होंगे, क्या कहते हैं इसे, जनरल फार्मूला, वो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम है, जैसे इनमें एक हाइड्रोजन कम है, ये एक हाइड्रोजन कम है। अब ये हमारे ग्रुप +I इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब कि ये ग्रुप अगर कनेक्टेड हो हमारे चेन में तो इनका काम है इलेक्ट्रॉन को पंप करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ग्रुप के अंदर। ओके, इसके मतलब कि अगर ऐसे करके एक हमारे पास चेन है, इस चेन में कहीं यहाँ पर एल्काइल लगा है या कहीं यहाँ एल्काइल लगा है, तो इनका एक ही काम है, ये एल्काइल हमारे चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे हैं। ऐसे कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ये पंप कर रहे हैं, ये चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को और पंप कर रहे हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहे हैं, +I इफेक्ट। चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, तो ये +I इफेक्ट दिखा रहे हैं, ये भी यहाँ पर +I इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से, और हमने यहाँ पर पिछले बार भी सुना था ये पुअर और गुड लिविंग ग्रुप के बारे में, कि हमारा एल्काइल ग्रुप जो है ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता, कि अगर हमारा CH3 और ऐसे R के संग बॉन्ड है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए इच्छुक होता है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप क्या है, एक टाइप से एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये जहाँ से छोड़कर जल्दी नहीं जाता, इसलिए ये एक पुअर लिविंग ग्रुप भी है। पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, ये छोड़कर नहीं जाना चाहता। इनका कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन को पंप करना, इलेक्ट्रॉन को देना। यहाँ भी वो यही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इस चेन में डालना चाहते हैं, इसलिए ये +I इफेक्ट दिखाते हैं। अब इस कंसेप्ट से एक और बात हम समझेंगे कि हम अगर +I इफेक्ट ऑर्डर की बात कर ले पहले, तो +I इफेक्ट का ऑर्डर कैसा होगा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा +I इफेक्ट ऑर्डर हो, उतना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा। तो अगर मैं ऐसा देखूं कि हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है ये CH3, ठीक है, दूसरा एल्काइल ग्रुप है ऐसा जिसमें C है, H एक है और एक CH3 और एक्स्ट्रा है,
मतलब यहाँ पर तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप और लगा है। अगर फिर तीसरा की बात करूँ मैं, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप हो जिनमें 2 एल्काइल ग्रुप और लगे हैं और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ऐसा एक बात कर सकते हैं जिनमें तीन ही एल्काइल ग्रुप यहाँ लगे हैं। अब ये सारे क्या है, एल्काइल ही है, ये एल्काइल थे, ये सारे भी एल्काइल है। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्काइल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्काइल है, मतलब इनमें ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट मिलता है, फिर इनमें कम, इनमें और कम, और इनमें सबसे कम। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। ये एल्काइल ग्रुप को किस टाइप के एल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं, अभी हम एल्काइल ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के लिए इतने सारे नाम लिए, फिर इनका ऑर्डर बताया, प्लस आई इफेक्ट में हमने सिर्फ एक ही नाम लिया है, एल्काइल ग्रुप, जो इन जनरल ऐसा होता है। अब एल्काइल ग्रुप में क्या क्या वैरायटी है, ये सारे वैरायटी होते हैं, ये भी एक एल्काइल है, ये भी एक एल्काइल, ये भी और ये भी। लेकिन ये कौन सा एल्काइल है, ये हमारा 3 डिग्री या टर्शियरी एल्काइल है, 3 डिग्री और टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ये जो कार्बन है, मेन कार्बन, जिसके संग ये किसी के संग जाके अटैच होगा तो यही कार्बन अटैच होगा ना। जैसे ये चेन में अगर ये हमारा आर अटैच होने वाला है, कैसे अटैच होगा, इस कार्बन के इस बॉन्ड के जरिए। तो ये कार्बन पर्टिकुलरली और 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये 3 डिग्री या टर्सरी। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन पर्टिकुलरली और कितने कार्बन से, 2 कार्बन से और अटैच्ड है, तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर ये कार्बन हमारे कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक, तो ये हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। और ये एक भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, ये हमारा सीधा सिर्फ मिथाइल है, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रो प्लस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, इसमें कम, इसमें और कम, और इसमें बिल्कुल कम, ये हमें समझ आया। अब इस नॉलेज के साथ एक पुरानी बात को हम रिवाइज करेंगे और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने जब कैटायन के बारे में पढ़ा था, स्पेशली कार्बोकैटायन के बारे में, कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था, और हमने कार्बो एनायन के बारे में भी पढ़ा था, कार्बन आयन बारे में भी पढ़ा था। तब हमने ये पढ़ा था कि कार्बोकैटायन में हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री, एंड कंपेयर टू मिथाइल आयन, मिथाइल कैटायन, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों। अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली सी ये प्लस चार्ज है, और इनमें 1 2 3, और ये यहाँ भी CH3 हो, यहाँ भी CH3 हो, और यहाँ भी CH3 हो। ज़रूरी नहीं कि ये CH3 हो, ये R भी आप लिख सकते हैं, मतलब कि C होना चाहिए। अब ये CH3 हो या ये R अगर लिखेंगे तो ये CH2 CH5 ये भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर इससे ऊपर वाला भी कनेक्ट हो सकता है, एक नंबर चेन भी बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इन जनरल चलिए यहाँ पर R ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी एक R है, यहाँ पर भी एक R है, यहाँ पर भी एक R है, तो ये हमारा 3 डिग्री का कैटायन हुआ। अगर दूसरा 2 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर एक R ऊपर, एक R इधर, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, तो ये 2 डिग्री है। फिर 1 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर एक R है और बाकी दोनों हाइड्रोजन है। सिमेट्री रखने के लिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा देता हूँ और यहाँ पर R दिखा देता हूँ, तो ये R है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसे। और जब मैं मिथाइल की बात करूँ तो यहाँ पर तो सभी हाइड्रोजन है, ऐसे। ये हमारा मेन कार्बन है जो बॉन्ड से अटैच्ड हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन है, कार्बोकैटायन ये है, ये पर्टिकुलर C जो दिखा रहा हूँ बोल्ड करके, यही हमारा कार्बोकैटायन है। अब देखिए ये कार्बोकैटायन खुद क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और R का क्या नेचर है, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं इनका क्या नेचर है कि ये चेन में इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। तो ये कार्बन हमारा जो खुद पहले से पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनको इलेक्ट्रॉन यहाँ इस R से भी मिले, इस R से भी मिले, इस R से भी मिले, तो इनका पॉजिटिव चार्ज और इनके R जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इनमें ओवरऑल जो चार्ज है इस कार्बोकैटायन में वो डिक्रीज हो जाएंगे।
और जब अगर ओवरऑल चार्ज डिक्रीज होगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री। इनमें कितने लोग पंप कर रहे हैं, इनमें 2 आर या 2 एल्काइल ग्रुप पंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब इनके प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन इनमें 3 एल्काइल ग्रुप पंप कर रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है प्लस चार्ज, इनमें थोड़ा कम हो रहा है, इनमें और कम हो रहा है, इनमें बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। क्योंकि एच का क्या होता है, एच का तो हमने पढ़ा है ना, माइनस आई इफेक्ट है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से विड्रॉ कर करके इनको और पॉजिटिव चार्ज बना दे रहे, तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल वही है, स्टेबिलिटी की बात करूँ, जिनमें ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाए या डिक्रीज हो। तो हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को ये सारे इलेक्ट्रॉन पंप करके नेगेटिव मतलब न्यूट्रलाइज कर देना चाह रहे हैं। यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ और कम, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम और ये इससे कम, ऐसे जा रहे हैं। अगर वही मैं कार्बन आयन की बात करूँ तो ये पहले से ही तो नेगेटिव चार्ज है। कैसे दिखेंगे हमारा कार्बन आयन? ऐसा एक नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, साथ में 2 लोन पेयर रहेंगे और 3 आर रहेंगे, यही होगा हमारा कार्बन आयन। फिर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, और 2 आर यहाँ है सेकेंड डिग्री, और ये ऐसे। इनकी बात करूँ 1 डिग्री, तो इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, और एक इधर आर। और अगर मिथाइल की बात करूँ तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, एक ये सॉरी 2 आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। अब इनके लिए तो हम जानते थे पहले से ही कि इनके केस में इनका 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा मिथाइल एनायन। अब वो भी जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि ये कार्बन हमारा पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, देखिए, और ये एल्काइल ग्रुप और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पंप करके इसे और नेगेटिव बना दे रहे हैं। तो जो नेगेटिव है और नेगेटिव हो जा रहा है, ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है। यहाँ पे कम पंप कर रहे हैं, यहाँ पर और कम, यहाँ पे बिल्कुल पंप नहीं कर रहे, बल्कि ये प्लस क्या करते हैं, ये प्लस में एक खुद ही माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाने की कोशिश कर रहे हैं कंपेयर टू ये सारे। तो इसलिए स्टेबिलिटी इनके केस में ऐसे करके वेरी करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, ये हमने जस्टिफिकेशन दूसरे तरीके से भी करके देखा है। ओके, इसके आगे अब हम और एक एप्लीकेशन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। यहाँ पर एक एप्लीकेशन देखा कि इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्यों हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल, और ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों ऐसा है। दूसरा एप्लीकेशन हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का है ये समझने में कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है या कैसा कितना है, कौन सा किस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस टाइप के कम है। तो इसमें कुछ डिटेल में जाने के पहले हम ये समझे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसे कहते हैं, ठीक है ना। किस एसिड को हम कहेंगे कि ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू डिफरेंट कोई दूसरे एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एनी एसिड, कैसे पता चलेगा हमें? एसिड का काम क्या है पहले ये समझना है। एसिड का काम है, हमने अगर पढ़ा है एर्हीनियस मेथड में, तो उनका काम था कि उनको H+ देना है, H+ देना है, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारा एसिड है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि हमारा एक CH3COOH, हम सबको पता है ये एसिटिक एसिड है। अब इस एसिड का काम क्या है? H+ को देना। तो देकर ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे, इक्विलिब्रियम में जाते हैं, इसलिए हम इक्विलिब्रियम साइन देते हैं क्योंकि ये वीक एसिड है। CH3COO- बनेंगे और H+ बनेंगे। तो एक एसिड का काम होता है एसिड को देना। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इफ इट गिव्स H+ ईजिली, ठीक है। और दूसरी बात क्या? वीक कब? इफ इट डज नॉट गिव्स H+ ईजिली, क्योंकि एसिड का काम ही है H+ देना। अगर वो ईजिली H+ दे दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ईजिली ना दे तो वो वीक एसिड है। अब ईजिली कौन देगा? ईजिली वही देंगे
जो देने के बाद जो रिमेंडिंग बचेगा हमारा एनायन या नेगेटिव चार्ज आयन बच रहा है वो स्टेबल हो। ये टूटकर ऐसा कब बनना चाहेगा, जब ये टूटकर ज़्यादा स्टेबल हो, ये ज़्यादा स्टेबल हो, तभी ये अपने एच को भगा देगा और खुद स्टेबल होकर रहना चाहेगा। लेकिन अगर ये टूटकर अनस्टेबल हो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, तो ये कभी भी अपना एच प्लस नहीं छोड़ने वाला, एच को नहीं छोड़ने वाला। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वही है जो ईजिली एच प्लस दे दे, और वही ईजिली एच प्लस देंगे जो एच प्लस देने के बाद ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग के साथ हमने और क्या क्या जोड़ दिया कि इफ़ दे रिमेन मोर स्टेबल आफ्टर गिविंग आउट एच प्लस। तो ये एक एसिड लेते हैं, इनका काम क्या है, एसिड का काम है एच प्लस को देना, ठीक है। तो ये यहाँ से टूटेगा, ये एच प्लस और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब ये ईजिली एच प्लस को दे दे, और ये एच प्लस को ईजिली तब देगा कि जब ये एच प्लस देने के बाद जो ये नेगेटिव पार्ट बच रहा है ये ज़्यादा स्टेबल हो। तो दे इफ़ स्ट्रॉन्ग एसिड वो है इफ़ दे गिव्स एच प्लस ईजिली, और एच प्लस देने के बाद दे रिमेन मोर स्टेबल आफ्टर गिविंग आउट एच प्लस। और ये एच प्लस देने के ज़्यादा स्टेबल कब होगा, ये तो नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, तो कुछ ऐसा इनमें कनेक्टेड हो जो इनके नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर ले। मतलब कि कुछ ऐसा कनेक्टेड हो जो माइनस आई इफेक्ट शो करता हो, तो ये इनके नेगेटिव चार्ज ओवरऑल नेगेटिव और वो विड्रॉ करने के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करके इनका ओवरऑल चार्ज कम हो जाए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो ये वही यहाँ लिखा है कि माइनस पार्ट ऑफ द एसिड, मतलब ये वाले माइनस पार्ट ऑफ द एसिड इज अटैच टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। तो इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इनका ओवरऑल कम हो जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएंगे। तो फिर वो उस टाइप के एसिड अपने एच प्लस को देने के लिए तैयार है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और वीक एसिड वो है जो एच प्लस ईजिली नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि एच प्लस देने के बाद उनका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट बचता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, वो लेस स्टेबल हो जाता है। क्यों लेस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उस काउंटर पार्ट में ऐसा कुछ कनेक्टेड है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जिनके कारण इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पंप हो रहे हैं उसके इस नेगेटिव पार्ट के पास। तो अगर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पंप होंगे इस नेगेटिव पार्ट में तो ये तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव मतलब अनस्टेबल, चार्ज तो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो ये अनस्टेबल। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि इफ़ प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये एक टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या दिखाएंगे, एक एसिड स्ट्रेंथ उनका कम होगा, वो वीक एसिड बनाएंगे। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच्ड है तो उनका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे। इसे हम कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अगर प्लस आई ग्रुप वाले अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उनका स्ट्रेंथ लेस है, और अगर माइनस आई इफेक्ट वाले अटैच है तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है। अब यहाँ पर दिया है कि ये 4 आइटम्स हमें दिए हैं, इनके बारे में कहना है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ किनका ज़्यादा है किनका कम है, हमें ये बताना है। तो एक सॉल्यूशन देखते हैं। हालांकि सीधी सी बात है कि इनका किनका ज़्यादा होगा, जिनमें आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो हमें पता है, यहाँ पर देखिए ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये COH यहाँ CH3 से कनेक्टेड है, यहाँ CH2F से कनेक्टेड है। F क्या है, फ्लोरीन है, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो ये जब एनाइन बनेंगे COO माइनस, तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, ये और ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, ये और ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम, ये उससे कम और ये इससे कम। देयरफॉर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फिर कम, ये कम और ये सबसे कम एसिड है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। थोड़ा डिस्कस और ज़्यादा डिटेल में करके देख लेते हैं कि अगर मैं इस C की बात करूँ तो ये इनको बनना क्या है, CH3COOH। अगर ये एसिड है तो इनको टूट कर क्या होना है, इनको टूट कर CH3COO माइनस और H प्लस बनना है। ऐसे ही सेम सारे में होना है। तो बेसिकली ऐसे ही डिसोसिएट होना है इनको। ये पहले एसिड है, ये डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोजन अलग, बाकी सारे एक एनाइन बनकर। यहाँ पर भी ये एक एसिड है तो इनका हाइड्रोजन अलग, बाकी सारे एनाइन बनकर। फिलहाल के लिए इस रेट पे ध्यान ना दे। तो ये CH2FCOO, ये देखिए CH2FCOO माइनस में है और ये प्लस। यहाँ भी सेम CHF2OO, तो CHF2OO माइनस में
और यहाँ पे CF3O माइनस में। तो सारे में से हाइड्रोजन अलग हो गए। अब ये हमारा नेगेटिव काउंटर पार्ट बचा है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जिनका ये नेगेटिव काउंटर पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तभी तो वो H को देना चाहेंगे। अब किनका सबसे ज़्यादा स्टेबल है? जिनका ये ओवरऑल चार्ज कम हो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और CH3 का क्या काम है? CH3 शो करता है, ये CH3 ओवरऑल, इसे ऐसे दिखाना अच्छा रहेगा कि CH3 ओवरऑल क्या शो करता है? CH3 ओवरऑल शो करता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। मतलब इनका काम है चेन में इलेक्ट्रॉन को और पंप करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं, ऑलरेडी नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं तो ये और ज़्यादा नेगेटिव बन जा रहा है। तो ये मोर नेगेटिव चार्ज्ड हो रहा है, सो मोर अनस्टेबल होगा। मैंने स्टेबल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक F है। F का काम क्या है? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। F माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी, इनका भी ओवरऑल विड्रॉ होने के कारण इस ओवरऑल जो आयन है इनका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लेस नेगेटिव चार्ज और देयरफॉर मोर स्टेबल। यहाँ पर दो फ्लोरीन मिलकर विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव दिखा रहा है, ये भी नेगेटिव दिखाता है। नेगेटिव आई इफेक्ट इनका भी, नेगेटिव आई इफेक्ट इनका भी। तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि इनका ओवरऑल चार्ज और कम हो जाएगा। तो इवन लेसर नेगेटिव चार्ज्ड, तो ये इवन मोर स्टेबल। और इनमें तो चार ही है, ये चार ही विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। तो इनका तो जो एनायन है वो और ज़्यादा कम नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी आई इफेक्ट शो कर रहे हैं एंड ये भी आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इनके कारण ये हो जाएगा लीस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड और साथ में मोस्ट स्टेबल। ये हमने समझा। तो स्टेबिलिटी की अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये और फिर ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सॉरी, स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ। स्टेबिलिटी के मामले में इनके आयंस ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये 4 ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, देन 3 देन 2 एंड देन 1। ओके, कुछ और कंसेप्ट समझने के लिए कुछ और थ्योरीज देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से ज़्यादा एसिडिक है। 3 हमें आइटम दिया है, इनमें से कौन से ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक वही होगा जो अपने हाइड्रोजन को ईजिली छोड़ दे, H+ बनकर वे निकल जाए और ये माइनस रह जाए। तो हमें अल्टीमेटली अब ये देखना है कि इनके जो माइनस वाले पार्ट है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा एज ए एनायन। ये कैटायन, ये एक प्लस पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले में तीनों में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है? जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उनके H+ छोड़ने की चांसेस उतने ज़्यादा है और देयरफॉर वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं तो ये ऐसा है, ऑक्सीजन माइनस के साथ एक रिंग है हमारे पास और साथ में NO2 है। NO2 का क्या काम है? ये NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इनका काम है रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। ओके, और ये O नेगेटिव चार्ज है और ये विड्रॉ कर ले रहा है, तो इनके ओवरऑल चार्ज क्या है? कम हो जा रही है। ओवरऑल चार्ज कम जो हो जा रही है तो ये स्टेबिलिटी इनका बढ़ जा रहा है। इनमें क्या है? इनमें तो फिर से O बन रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज आयन तो है ही O माइनस, लेकिन कोई विड्रॉ करने वाला कोई नहीं है, तो इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो आई इफेक्ट। ठीक है। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में फिर से जब एनायन बन रहा है ये O माइनस, तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? CH3+, सॉरी CH3। ये CH3 का क्या काम है? ये
एल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इनका काम है ग्रुप में या रिंग में इलेक्ट्रॉन को पंप करना, तो ये इलेक्ट्रॉन और अंदर डाल रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था और इलेक्ट्रॉन इनके कारण और जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ये और अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इनका चार्ज ज़्यादा है। देयरफॉर स्टेबिलिटी में मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा एनायन स्टेबल किनका है ये देखूँ तो एनायन स्टेबल इनका सबसे ज़्यादा है। एनायन स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं तो नंबर 1 ये है, इनका सबसे ज़्यादा है, देन नंबर 2 का है और देन नंबर 3 का है। ये एनायन स्टेबिलिटी की बात हुई। और अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ द एटम स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड की बात करूँ तो कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड भी सेम है, स्ट्रेंथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम है। इनका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, फिर नंबर 2 का और नंबर 3 का लास्ट में। ओके, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। इस नंबर 1 वाले को ऐसे इन जनरल हम नाम देते हैं पी नाइट्रोफिनॉल। पी स्टैंड्स फॉर ये तो है खुद में ये फिनॉल है, इसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल। बेंजीन रिंग में अगर OH कनेक्टेड हो तो इनके पी मतलब पैरा पोजीशन में नाइट्रो है, तो इनका नाम है एक्चुअली पी नाइट्रोफिनॉल। इनका नाम है फिनॉल और इनका नाम है कि पी पोजीशन में CH3 कनेक्टेड है, इनका नाम है प्रीक्रेसॉल। ये क्रेसॉल जो है इनका कॉमन नेम है, क्रेसॉल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं विच बॉन्ड इज मोर पोलर। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिए हैं, 2 मतलब कंपाउंड दिए हैं। यहाँ पर इस बॉन्ड के बारे में और इस बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन से बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और कार्बन और ब्रोमीन, अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर मैं दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और ब्रोमीन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस कारण से इनके बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। इनको अगर मैं ड्रॉ करूं अच्छे से तो ये ऐसा दिखेगा, ये ब्रोमीन है और Br, और इनको ड्रॉ करूंगा तो ये सारे हाइड्रोजन। अब बॉन्ड पोलरिटी की बात करूं तो ये नेगेटिव मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड एक डेवलप हो रहा है। इनका मोमेंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसे मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे, ये हुआ इनका डाइपोल मोमेंट। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये ब्रोमीन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस डेल, और ये माइनस डेल। तो ये बॉन्ड हमारा ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू ये बॉन्ड। अगर इनमें मैं बात करूं तो इनके लिए भी देख लेता हूं। यहाँ पर हमारे पास है एक सी के साथ 3 हाइड्रोजन। ओके, और फिर यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक नाइट्रोजन कनेक्टेड है H2 के साथ। ये इस साइड हुआ। इस साइड क्या है हमारे पास, सी के साथ 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है H के साथ। ये अब मुझे बॉन्ड पोलरिटी किन का ज़्यादा है वो देखना है। तो फिर देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किन में ज़्यादा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा डिफरेंस है कि कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा डिफरेंस है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा डिफरेंस है। इनके लिए मुझे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल है उनका अगर थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे था, हमें ऐसा दिखता था। ऐसे, और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, ऐसे और ऐसे, इस डायरेक्शन में बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही बढ़ता है, नीचे से ऊपर और इधर से इधर। ठीक है, हमारे पास यहाँ कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो अब आप देखिए कार्बन जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपेयर में नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरिजन में, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन और
ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन कार्बन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन कार्बन के बीच में। इतना तो हमें समझ आया। तो इस कारण से यहाँ भी हमारा डेल प्लस डेल माइनस डेल और प्लस डेल बनेगा, माइनस डेल यहाँ पे और प्लस डेल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो माइनस डेल है वो ज़्यादा होगा, प्लस डेल यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। देयरफॉर ये बॉन्ड पोलरिटी इनका ये बॉन्ड इनका ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू ये बॉन्ड। ओके, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज मोर देन बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर भी अगर सेम सोचूं तो यहाँ पर कार्बन के संग ऑक्सीजन, बाकी तो सारे हाइड्रोजन है, पता है, और फिर यहाँ पर कार्बन के संग सल्फर, बाकी सारे हाइड्रोजन है। फिर से देखने वाली बात है, इस ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। हमें पता है नीचे से ऊपर जाता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की और ज़्यादा है। अब कार्बन के संग अगर मैं कंपेयर करूँ तो कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन सल्फर। इस कारण ये यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसा होगा और ये ज़्यादा ये पोलर बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू इनका। इनमें भी है लेकिन ये ज़्यादा पोलर है, ये वाला हमारा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विच सी बॉन्ड ऑफ दिस कंपाउंड हैज़ लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसा है, सी के संग हमारा H कनेक्टेड है सारे, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड, फिर ये सी के संग 2 H कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड, फिर ये सी के संग 2 H कनेक्टेड है और यहाँ पर एक बॉन्ड और ये Br। अब आप देखिए काम क्या है Br का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ डाइपोल, इनमें होगा नेगेटिव चार्ज, इनमें होगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में। क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही नहीं बैठने वाले, ये भी इनके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनमें फिर से थोड़ा, इनमें ये वाले सी में फिर से और थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये का पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बैठने वाले, ये फिर से इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जब इनका इलेक्ट्रॉन इनके तरफ चला जाएगा तो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे ये, तो ये प्लस डेल डेल डेल। ओके ना। अब इनमें से सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ दिख रहा है मुझे, ये इनके संग कनेक्टेड है ब्रोमीन, तो इनमें सबसे ज़्यादा, उसके बाद इनमें कम, इनमें और भी कम। तो ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1। हमें पता है कि डेल 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 छोटा है, उससे बड़ा है डेल डेल, और उससे भी बड़ा है डेल प्लस, और डेल प्लस इज इक्वल्स टू माइनस डेल। इस हाल में क्या हो रहा है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम मिल रहा है बिटवीन ये कार्बन C3 एंड C2। सो लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे है, लीस्ट है, लीस्ट आई इफेक्ट बिटवीन C3 एंड C2 बॉन्ड। ये हमें समझ आया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल। ये दो कंपाउंड हमें दिया है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक कह सकते हैं एनायन है, जो नेगेटिव चार्ज आयन है। ये भी नेगेटिव चार्ज है। इसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि CH2 है, फिर CH2 है, और इस CH2 के संग एक O माइनस कनेक्टेड है ऐसा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रो है, NO2। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो CH3 है, H3 इधर लिख देता हूँ, इनके संग फिर से एक CH2 है, और इनके संग फिर एक O माइनस कनेक्टेड है ऐसा। ठीक है, ये दो पार्ट है।
तो ये नेगेटिव चार्ज है और इनका क्या काम है, ये ग्रुप अटैच्ड है और इनका काम है विड्रॉ करना। ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट हमने पढ़ा है, नाइट्रो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एल्काइल ग्रुप शो करते हैं। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इस पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है पहले से, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, इनमें से इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। और ये प्लस ये क्या है, ये पूरे ही एक एल्काइल ग्रुप है, पूरा ही इतना बड़ा, ठीक है ना। और एल्काइल ग्रुप का क्या काम है, एल्काइल ग्रुप का काम है ये इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मतलब कि ये और भी ज़्यादा चार्ज हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जा रहा है हमारा O बिकम्स लेस नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2, therefore मोर स्टेबल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा O बिकम्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है हमारा, देयरफॉर लेस स्टेबल। तो हमने ये भी देख लिया कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। थैंक यू।